हेलो साथियों, आप सभी स्वागत है इस धमाकेदार वीडियो में। इसमें हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए। ठीक है जी। सवाल को पढ़ने से पहले हम लोग सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन समझ लेंगे कि 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम का जो समय होगा वह 3 घंटा 15 मिनट का होगा। फुल मार्क्स 100 का होगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 प्लस 6 106 क्वेश्चन रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद परीक्षार्थी ऐसा समय अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे OMR पर भरना है, ये बात जानते हैं आप लोग। और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, ये बात जान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपके सामने है। 1 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, बताएं आप लोग। ए में नलिनी गुलशन शर्मा, बी में मैक्स मूलर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला सवाल देखिए 2 नंबर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब ने जो मोटर कार खरीदी थी वो किस रंग की खरीदी थी, यह बताना है आप लोग। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है काला, बी में नीला, सी में सफेद और डी में लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल देखिए। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मैक्स मूलर की दृष्टि से में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत मेरा भारत महान। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखता है। दूसरे के, यहाँ पे देखिए, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बताइए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए अगला सवाल 5 नंबर। मैंडलिप किसकी रचना है? 5 नंबर सवाल है, मैंडलिप किसकी रचना है? अमरकांत, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी और गुनाकर मूले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुनाकर मूले। क्या हो जाएगा जी? गुनाकर मूले हो जाएगा इसका राइट आंसर। छठा सवाल देखिए। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? छठा सवाल है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नंदी नागरी। क्या हो जाएगा जी? नंदी नागरी। अगला सवाल देखिए 7 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा है। और आप लोग लाइक करते चलिए फटाफट से, जो नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल है 7 नंबर। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? किस साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कथा लेखन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कथा लेखन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। बहादुर कैसा लड़का था? ठीक है, बहादुर कैसा लड़का था? ए में बदमाश, बी में शरारती, सी में हंसमुख और मेहनती, डी में कामचोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंसमुख और मेहनती था। ठीक है, हंसमुख था, मतलब छोटी छोटी बातों पर हंस लेता था और खूब मन लगा काम करता था, मेहनती भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। अगला सवाल है 9 नंबर।
जो कि आपके सामने है यहाँ पे देखिए। नौ नंबर सवाल देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, यह पक्की किस पाठ की है? यह पक्की किस पाठ की है? ए में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में 20 के दांत, सी में मछली और डी में परंपरा का मूल्यांकन। तो यहाँ पे देखिए सवाल में परंपरा दिया हुआ है, तो सीधी बात है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए 10 नंबर, कौन आमलेट नहीं खाता था? आमलेट कौन नहीं खाता था? चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी और शंभू महाराज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां सवाल, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? 11 नंबर, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? गिरिजानंद वाजपेयी, जगदानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और अच्युतानंद वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था। ये बात याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 12 नंबर, विल्नो क्या है? विल्नो क्या है? ठीक है जी, विल्नो क्या है? 12 नंबर सवाल देखिए, विल्नो क्या है? फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर, फ्रांस का मस्जिद, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। फ्रांस का एक छोटा सा गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है विल्नो। ठीक है, विल्नो क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए सामने आपके है कि लेखक को, अगला सवाल, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? माँ, दीदी, नानी और चाची। माँ, दीदी, नानी और चाची। बताइए। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन इसका बी होगा, दीदी। दीदी नाराज हुई थी। दीदी नाराज हुई थी भीगे हुए कपड़ों में देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए यहाँ पे, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? इस चीज को बतलाना है। 14 नंबर सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 14 नंबर सवाल बताइए। तो 1975, 1976, 1970, 1978। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा 1977। ठीक है जी। चलिए फटाफट से हम लोग एक एक रिवीजन करते चलेंगे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? गिरिजा देवी के संगीत से, सौभाग्य गुरुटू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? ए में विद्या की, बी में संस्कृति की, सी में नाच की और डी में गाने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलिए, संस्कृति की। 17 नंबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1869 में हुआ था। एक बार जान लीजिए। अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो इसका आंसर होगा तो रवीन्द्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। ठीक है जी, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसका, देखिए 19 नंबर,
किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो ए में दिया हुआ पीटर ब्रूक का, शार्लेट ब्रांटे का, जेन ऑस्टिन का, ऑगस्ट कैमस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 का ए हो जाएगा पीटर ब्रूक का। अगला सवाल, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, अपनी नानी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी अम्मा को। अगला सवाल देखिए, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है, यही बताना हम लोग को। मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ। दंत हो जाएगा द का उच्चारण स्थान। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ छल होगा। क्या होगा? निह जोड़ छल, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, निह जोड़ छल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? स्मारण, मैथिली, अंधिकार, वाहनी। स्मारण, मैथिली, अंधिकार, वाहनी। बताइए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? अंधिकार, यही होगा। ठीक है। अगला सवाल, मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द कौन संज्ञा है, बताना है। मई शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो व्यक्तिवाचक। अगला सवाल, अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग। अपराध शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, कर्पूर शब्द है क्या है? तद्भव है कि देशज है कि तत्सम है विदेशज है? बताना है। तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। ये कर्पूर शब्द कौन सा शब्द है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो तत्सम शब्द है। अगला सवाल, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्यामनी, श्यामी, श्यामिनी, श्यामलिनी, डी में श्यामा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्यामा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। श्यामा श्याम शब्द का स्त्रीलिंग होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल देखिए, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण, अधिकरण में पर यहाँ पे पर लगा हुआ है, अधिकरण। अगला सवाल देखिए, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? ए में गुणवाचक, ए में क्या है? गुणवाचक है, बी में सर्वनामिक है, सर्वनामिक है, सी में संख्यावाचक है, डी में परिमाण बोधक है। यह कलम किसकी है, बताना है, जल्दी से बता, फटाफट से बताइए। तो हो जाएगा सर्वनामिक। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से हम लोग रिवीजन करते जाएंगे क्योंकि एग्जाम 14 फरवरी को है, तो उससे पहले हम लोग सही प्रश्नों को, एक एक इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे तो जा करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल की, भूतकाल की, भविष्य काल की, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? वर्तमान काल। अगला सवाल, पुष्प शब्द है तत्सम की, तद्भव की, देशज की, विदेशज? पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तो तत्सम है। अगला सवाल देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, क्या कहते हैं? रूढ़ की, योगी की, योग रूढ़ की, इनमें से कोई नहीं। समझिए, ये सवाल देख लीजिए तो योग रूढ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? ठीक है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, यही मतलब कि यह क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हम लोग को बताना। इसका राइट आंसर है परा। देखिए उपसर्ग क्या होता है पहले समझ लीजिए। उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश, चाहे क्या बोलते हैं उसको, वह शब्द, ठीक है, जो कि किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे क्या जुड़ा हुआ है? परा जुड़ा हुआ है। परा, जय में
जय में पारा को जोड़ दिए, पराजय हो गया। जय पराजय, जय मतलब जीत, अपराजय मतलब हार। तो जय में जय मतलब जीत, तो पारा जोड़ दिया गया है तो क्या हो गया है, पारा जोड़ दिया गया, क्या हो गया जी, पारा जोड़ दिया। तो देखिए, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, 34 से हम लोग पढ़ेंगे कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है। तो ग में दीर्घ ई लगा हुआ है, तो ए में दीर्घ ही है, दीर्घ ई, और बी में ह्रस्व ई है, ग दीर्घ ई है, ग ह्रस्व ई है। तो 34 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो ग में लगा है दीर्घ ई, यही हो जाएगा। अब प्रत्यय क्या होता है जरा सोचिए। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखिए, 35 नंबर। चाचा शब्द का विशेषण क्या है? चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए। चाची, चचेरा, चाचे, चाचू, तो चचेरा हो जाएगा। क्या होगा जी? चचेरा होगा। अगला सवाल, सूल पाणी शब्द कौन समास है? सूल पाणी शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, बताइए। सूल पाणी शब्द कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला सवाल देखिए, 37 नंबर। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम ने पुस्तक खरीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 38 नंबर सवाल देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पत्थर, दूध, गांव, शहर, इसमें से द्रव्यवाचक क्या है बताइए। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर सवाल है जी, 39 नंबर सवाल है। तो सरल वाक्य है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगला सवाल, सजीव शब्द का विलोम क्या है? सजीव शब्द का विलोम तो निर्जीव होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। अगला सवाल, जप्पू जी किसकी रचना है? रसखान की, घनानंद की, गुरु नानक की, प्रेमचंद की। जप्पू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की, गुरु नानक की रचना है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, दो सवाल यहाँ बचे हुए हैं, 42 और 43 नंबर सवाल। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन गगन भया, नगर भया, किस कविता की पंक्ति है? समझिए फिर से। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? ए में प्रेम सी राधिका, बी में कलिल कुंजन ऊपर वारों, और सी में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और डी में स्वदेशी। बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो कि लिखा हुआ है किसका? गुरु नानक का। किसका लिखा हुआ है जी? गुरु नानक का। अगला सवाल, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? रसखान रचित प्रेम वाटिका किस तरह की रचनाएं हैं? तो धार्मिक है कि कारुणिक है कि भक्ति परक है कि प्रेम निरूपण संबंधी है? प्रेम निरूपण संबंधी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रेम निरूपण संबंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पे देखिए, 44 नंबर सवाल आपके सामने है। ठीक है जी, इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? ए में घनानंद, बी में प्रेम घन, सी में गुरु नानक का, और डी में इनमें से कोई नहीं। बताना है। कितना नंबर है सवाल? 44 नंबर सवाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद का। घनानंद का सवैया बहुत प्रसिद्ध।
अगला सवाल, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? ए में घनानंद, बी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी में स्मितानंद पंत और डी में जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी फटाफट बताइए। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन होगा। अब देखिए, वीणा किनकी रचना है? 46 नंबर सवाल है, वीणा किनकी रचना है? आपको बताना है। तो कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुल्तानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 47 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। अगला सवाल देखिए, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य रचना किनकी, काव्य संग्रह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की, वीरेंद्र डंगवाल की, जीवनानंद दास की। डी में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जीवनानंद दास की दिया हुआ है। ठीक है जी, जीवनानंद दास की दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। 48 का राइट आंसर क्या होगा जी? बोलिए। ये हो जाएगा कुंवर नारायण की, ये हो जाएगा कुंवर नारायण की। अब आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर में बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? इसका जवाब देना है। देखिए, तो घर के दरवाजे में मिलता था। ठीक है। अगला सवाल, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया? ए बीजाक्षर, वनलता सेन, सी में पहल पुस्तिका, डी में झरा पालक। 50 का राइट आंसर क्या होगा? पहल पुस्तिका। अब देखिए 51 नंबर सवाल है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? जिनिया, किम, मार्टिन, सोफिया। जिनिया, किम, मार्टिन, सोफिया। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोफिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 52 किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ए में सुमितानंद पंत, बी में रसखान, सी में गुरु नानक, डी में घनानंद। 52 का राइट आंसर क्या होगा? सुमितानंद पंत। अगला सवाल 53 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल देखिएगा कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? बेरोजगारी, भारतीयता, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा। तो भारतीयता दिखाई नहीं देती बच्चों, भारतीयता दिखाई नहीं देती। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती। चलिए 53 हो गया। 54 नंबर। अगला सवाल देखिए, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन, जन्म और जीवन व्यर्थ है। ठीक है। राम नाम अगर नहीं जपे तो जन्म और जीवन व्यर्थ है। यह गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं। ठीक है जी। 54 नंबर सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल कैसी हो जाएगा? अगला सवाल, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ए में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बी में सुमितानंद पंत, और सी में रामधारी सिंह दिनकर, और डी में वीरेंद्र डंगवाल। 55 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जनता की रोकेरा समय के ताव कहां, जब जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, और डी में हिरोशिमा। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो जनतंत्र का जन्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत हो रहा है? फटाफट से, कितना इजी क्वेश्चन है इसका अंदाजा लगा लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है आपके सामने, बहुत ही आसान सवाल आएगा, इस चीज को देख लेना है। 57 नंबर सवाल है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 57 नंबर सवाल है। तो 1927 हो गया इसका राइट आंसर। 58 नंबर, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? चिड़िया का, पौधा का, मधुमक्खी का, मक्खी का। 58 का क्या आंसर होगा? मक्खी का। अगला सवाल, सुमितानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन, पल्लव, उच्छ्वास, वीणा। सुमितानंद पंत का अंतिम, सुमितानंद पंत का अंतिम लोकायतन है। ठीक है, अंतिम काव्य लोकायतन। 7, मानव का रचा हुआ सूरज मानव का भाव बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उदित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा से। किससे है? हिरोशिमा से। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या है? अभिनेता हो गया, लेखक हो गया, कवि हो गया, पत्रकार हो गया, तो कवि हो गया। एक शब्द का सी हो जाएगा। क्या होगा जी? एक शब्द का सी।
62 में एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना, प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलना, डी बराबर मानना। ठीक है, 62 में क्या आंसर देगा? बराबर एक आंख से देखना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 62 नंबर सवाल है कि य र ल व क्या है? य र ल व क्या है? कौन सा व्यंजन है आपको बताना है? कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है कि इनमें से कोई नहीं है? बोलिए, य र ल व क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। उष्ण व्यंजन कलाभि स मूर्धन्य स दंत स ऐसे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यशोधारा का संधि विच्छेद है। यशोधारा का संधि विच्छेद क्या है? 64, यशोधारा का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, यशोधरा। अगला सवाल, हरि शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक की भाववाचक है? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। तो हरि क्या है? नाम है। रात को पहरा देने वाले आज घर चला गया, या किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध क्या होगा? बताइए क्या होगा जी? 66 का क्या होगा? संज्ञा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी, राजा दशरथ का 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्या होगा? 67 में। तो यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल 68, सबधन किस विशेषण का उदाहरण है? सबधन परिमाण बोधक, सार्वनामिक बोधक, सार्वनामिक गुणवाचक और संज्ञावाचक, संख्यावाचक सबधन। तो 68 का ए हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। परिमाण बोधक है, परिमाण बोधक बताया जा रहा है। ठीक है जी, परिमाण बोधक बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गोमल शब्द है। सवाल, गोमल शब्द है क्या है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज की वजह से? गोमल क्या, कौन सा शब्द है? गोमल कौन सा शब्द है? तो बी हो जाएगा, तत्सम। अगला, उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उप। अगला सवाल, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 71 नंबर सवाल है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं शब्दांश। ठीक है, शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, बजा लीजिए। अब आगे आइए, 72 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। सर्प शब्द में प्रत्यय है। सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है? कितना नंबर सवाल है? 72 नंबर सवाल है, आपके सामने है। तो अगला सवाल, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। तो अपमानित हो जाएगा। अगला सवाल, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। अगला सवाल, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण पदबंध। अगला सवाल, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इसमें से कोई नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें दो वाक्य जो है मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग मिश्र वाक्य कह सकते हैं। मतलब कि अगला सवाल, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? अद्भुत, अतुल, अनूठा, नव। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार का उल्टा क्या है? प्रकाश होता है। अंधकार का उल्टा क्या होता है जी? प्रकाश होता है। ये बात जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 79 से। शिव के उपासक के लिए एक शब्द क्या है? शिव के उपासक को क्या कह सकते हैं? बताइए। शिव के उपासक को हम लोग क्या कह सकते हैं? शिव के उपासक को हम लोग क्या कह सकते हैं? बताइए। तो शैव कह सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना, व्यक्ति होना, अपने लाभ को प्रसन्नता, खूब याद करना। ऑप्शन सी हो गया। सोना कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? सोना कौन सा? तो पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक की, समूहवाचक? घड़ी शब्द कौन सी? तो जातिवाचक है। ठीक है। अगला सवाल, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जेठानी। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि अव्ययी भाव है? 84वां सवाल जो है देख लीजिए ध्यान से। तो अव्ययी भाव क्या है? अव्ययी भाव।
अगला सवाल, अगला सवाल 85 नंबर सवाल। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा तो भविष्य काल है क्योंकि गाड़ी लगा हुआ है। ठीक है। मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था बताइए? मंगम्मा को किसी बहू से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 14 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। इन 14 प्रश्नों को हम बढ़िया से देख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है सबको एकदम रट जाना है, तभी जाकर एग्जाम अच्छा से बिकेगा। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? सूखा की, भूकंप की, बीमारी की, बाढ़ की, क्या था? क्या कारण था? क्या कारण था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ की। अगला सवाल, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1929 में। अगला सवाल, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे थे? गांव में, पहाड़ पर, खदान में, शहर में? बताइए क्या होगा? शहर में। अगला सवाल, मंगू कितने वर्ष की है? मंगू कितने वर्ष की है? 90 नंबर सवाल। 12 वर्ष की है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 91 नंबर सवाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। 91 नंबर सवाल, मदुरै पांडिये लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? मदुरै पांडिये लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ पर लिखा हुआ है? तो काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। आगे, बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? बताना है आप लोग को जी। पपाती। अगला सवाल, बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? बताइए। पीले रंग की। अगला सवाल, सीता को क्या देखकर उदासी हो गई? सीता क्या देखकर उदासी हो गई? सफेद ओढ़ना, बैगनी ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना, काला ओढ़ना? बताइए कितना नंबर सवाल है? 94 नंबर सवाल। क्या होगा? काला ओढ़ना। ठीक है, काला ओढ़ना देख करके उदासी हो गई। आगे 95, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? बताइए। 95, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? बताइए। भवन। अगला सवाल, हेड नर्स का क्या नाम था? जिम्मी, मिरांडा, नसरीन, मिल्ली? हेड नर्स का क्या नाम था? मिरांडा। हेड नर्स का क्या नाम था जी? मिरांडा। अगला सवाल, वेदना कितनी क्रूरता से पहुंच रही थी उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? किसी जीवन में पहली बार नहीं, किसी जीवन में पहली बार हुआ? ए में पुत्री को, बी में बहन को, सी में पुत्र को, डी में रिश्तेदार को? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 97 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब 3 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। 95 नंबर सवाल में 3 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। अब अगला सवाल देखिए 99 नंबर सवाल, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, कन्नड़ के? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कन्नड़ के। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। अच्युत किसका बेटा था? अच्युत किसका बेटा था? लक्ष्मी का, गुणनिधि का, सरपंच का, पुजारी का? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। चलिए कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव में। कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं ये डब्ल्यू में है, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन करा? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का लगभग 20-30 शब्दों में देना है। याद रखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें से जो क्वेश्चन रहेगा, अब पहले मैं बता रहा हूँ टाइप क्या रहेगा। सही, सब्जेक्टिव में टाइप क्या रहेगा इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में टाइप क्या रहेगा पहले समझते हैं। सब्जेक्टिव में देखिए बच्चों, सब्जेक्टिव में जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना उसमें 6 क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? 6 क्वेश्चन। क्या रहेगा? 6 क्वेश्चन, जिसमें से क्या करेगा कि 1 नंबर सवाल जो रहेगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा समझिए पहले,
तो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना। जैसे ही समझ में आ जाएगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। 2 में 1 नंबर सवाल में देखिए सब्जेक्टिव का पैटर्न हम लोग समझते हैं। 6 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों रहेगा कौन सी, गद्यांश रहेगा। क्या रहेगा, गद्यांश। क्या रहेगा, गद्यांश। क ख, 1 नंबर सवाल का भी क ख रहेगा, 2 नंबर सवाल का भी क ख रहेगा। इन दोनों में से कोई एक बनाएंगे, क बनाएंगे चाहे ख बनाएंगे, इनमें से कोई एक बनाएंगे, क यानी ख बनाएंगे। एक दो हो गया। तीसरा नंबर सवाल क्या रहेगा, निबंध रहेगा। कोई भी मतलब कि निबंध में क्या रहता है ना, निबंध में आपके सामने 5 को पर निबंध लिखने के देगा, इससे एक ऊपर लिखना होगा। ये 10 अंक का रहता है, ठीक है। यह रहेगा 20 अंक का, या 20 अंक का दोनों मिलाकर रहेगा, और यह रहेगा 10 अंक का, निबंध रहेगा 10 अंक का। तो कितना आ गया, 30 अंक कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, निबंध लिखना कोई भारी चीज नहीं है, और गद्यांश भी लिखना कोई भारी चीज। गद्यांश क्या होता है, कहानी देगा छोटा सा, और उस कहानी को देख करके उसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी होगा, ज्यादा भारी नहीं होगा। उसका चौथा सवाल जो रहेगा ना, चौथा सवाल रहेगा आपके सामने जो है, वह रहेगा कि क्या बोलेगा, आवेदन पत्र रहेगा। आवेदन पत्र लिखने के लिए कहेगा, या पत्र लेखन रहेगा। यह 5 अंक का रहेगा बच्चों। कितना अंक रहेगा, 5 अंक का। कितना अंक रहेगा, 5 अंक का रहेगा, ठीक है। कब कितना देगा, तो इसमें जो है वह जो है ये हो जाएगा। अब बताइए कितना हो गया, 20 10 30 5 35 हो गया, ठीक। इसे 2 का बनाना है आपके सामने जो है। हाँ, अब उसको देखिए, ये हो गया। 5 नंबर सवाल है, पुस्तक से प्रश्न देगा, पुस्तक के प्रश्नों को आंसर देना। पुस्तक से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देगा तो 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर, 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। यह होगा 5 गुना 10 अंक का ये भी रहेगा। तो कितना हो गया, तो कुल मिलाकर 45 अंक हो गया। और जो छठा सवाल रहेगा ना, छठा सवाल वह रहेगा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि जो छठा सवाल रहेगा ना, वो रहेगा आपका क्या बोलते हैं, व्याख्या करें। क्या रहेगा, व्याख्या करें। क्या रहेगा ये, व्याख्या करें। क्लियर, व्याख्या करें। इस तरीके से यह जो है पैटर्न है आपका सब्जेक्टिव का। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, श्रम विभाजन। पहला क्वेश्चन का नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, यह हम लोग देख लेना है, ठीक है जी। और उनके चिंतन और रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है ना, वो है भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर के चिंतन रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, वो थे महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। महात्मा बुद्ध। अब अगला सवाल है 6 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। उनका नाम क्या था, उनका नाम जो था वो था सीमा रजनी, ठीक है, आलो, शेफाली और आरती, ठीक है। अगला सवाल, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता अपने महत्व बतलाए हैं। तो इसमें जो क्या करेंगे कि संस्कृत भाषा के बारे में हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो यह कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर दें, ठीक है। तो नागरिक को देवनागरी कहे जाने का संबंध में लेखक क्या कहते हैं कि यह धारणा गलत है कि गुजरात नगर के ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। देवनागरी काशी में प्रयुक्त किए जाने के कारण इसे देवनागरी कहा गया, ठीक है।
मतलब कि सबसे पहले जो है देवनागरी काशी में इस भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको देवनागरी लिपि, तो नागरी लिपि देवनागरी कहा गया। अगला सवाल, गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से 11 नंबर सवाल है कि यह चैप्टर है गुरु नानक से। गुरु नानक साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वह क्या होता है? युक्ति यानी अलग, आकांक्षा मोह, ठीक है, आशा, आकांक्षा, मोह, ममता, काम, क्रोध से मुक्त हो जाता है और भगवान के सानिध्य में रहता है, ठीक है। अगला सवाल, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो कवि ने माली और माली जो है कृष्ण और राधा को कहा है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह माली जो है बगीचा में के फूलों की रखवाली करता है, उस तरह कृष्ण भी राधा के लिए राधा का रखवाली करते हैं। अगला सवाल देखिए, कवि प्रेमा को अति सुंदर क्यों कहता है? इसका आंसर लिख देंगे, याद कर लिख देंगे। देखिए, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? ठीक है, तो जो उच्च वर्ग है उसकी। अगला सवाल, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों की प्रॉपर्टी को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। आइया में बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? लिखिए, यही लिखना है आराम से। इसमें से 5 ही क्वेश्चन को लिखना होगा, ये सभी प्रश्नों को नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्या है ना कि अगला निबंध है। कौन कौन टॉपिक पर निबंध आप लोग को याद करना है? सबसे पहला टॉपिक है आपका वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से निबंध याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका लिख लीजिएगा, भूमिका में, ठीक है। उसके बाद वृक्ष की महत्ता लिखिएगा, वृक्ष का महत्व क्या है। उसके बाद लाभ लिखिएगा, वृक्ष से हम लोगों का लाभ क्या है और वृक्ष को काटने से क्या हानि होती है। अंतिम में कंक्लूजन एंड निष्कर्ष लिख देते हैं। दूसरा है मेरा विद्यालय। क्या है? मेरा विद्यालय। इसमें मेरा विद्यालय का भूमिका लिखिएगा, महत्व लिखिएगा, विद्यालय का समस्या लिखिएगा, सुधार लिखिएगा, लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा। अगला है स्वच्छ भारत। भूमिका लिखिएगा, महत्व लिखिएगा, उपाय लिखिएगा और निष्कर्ष लिखिएगा। अगला है व्यायाम के लाभ। व्यायाम के लाभ, व्यायाम एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या है, यह भूमिका, महत्व, आवश्यकता और उपसंहार यानी निष्कर्ष लिखना। पांचवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है पुस्तकालय। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस चीज को, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि एक देखिए पर डे 1-2 निबंध लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। निबंध लिखिएगा, कितना शब्दों में लिखना है ये मैं बता दे रहा हूं आपको। कम से कम निबंध जो है आपको जो है वह 200, 250, 300 शब्दों में लिखने होंगे, तब जाके 10 अंक मिलेगा, याद रखिए। तो इस चीज को माइंड में मेकअप करते चलिए कि हमको इतना अच्छे से लिखना है ताकि हम लोग को अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। इतना हो गया, यह हो गया आपके सामने, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत अच्छा लगा अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। कल हम लोग मिलेंगे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा पढ़िए। अब एग्जाम का दिन दूर नहीं है, एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक और अच्छा से एग्जाम दीजिएगा और अच्छा रिजल्ट आइएगा, ठीक है। थैंक यू।